नमस्कार। तो अब हम आते हैं इस बुक के द डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ के चैप्टर में दी हुई नेक्स्ट डिजीज़ का के ऊपर जो है सोए बैक डिजीज़। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन जो 1940s के अराउंड तक थी उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि तभी तक के लेक्चर्स इसमें दिए गए हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ सोए बैक डिजीज़ बेसिकली होता क्या है। तो जो हमारी स्पाइन है यानी रीढ़ की हड्डी है वो बेसिकली 3 जगहों पे कर्व्ड होती है, नेक पे, टॉर्सो पे यानी मेन बॉडी पे यहाँ पे, और लोअर बैक पे यानी लंबर रीजन में। तो जब लंबर रीजन में जो इन्वर्ट कर्व है वो बहुत ज़्यादा इन्वर्ट चला जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर को कर्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस या सोए बैक डिजीज़। तो जब सोए बैक डिज़ीज़ के बारे में जानकारी लेना शुरू हुआ तो ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली न्यूबॉर्न या यंग लैम्स में होने वाली एक डिज़ीज़ मानी जाती थी कि उनकी बैक इन्वर्ट कर्व हो जाएगी तो उसको सोए बैक डिज़ीज़ कहेंगे। इसकी पैथोलॉजी रिगार्ड की जाती थी कि कोई मैसिव सिमेट्रिकल और डिजेनरेशन हो जाता है सेरिब्रल वाइट मैटर का, जो कि जिलेटिन मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे पहले तो जिलेटिनस होता है और धीरे धीरे उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है। और ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन में देखी जाती थी, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन में भी पाई गई थी। और देखा गया कि स्मॉल कोस्टल स्ट्रिप ऑफ साउथ अफ्रीका में भी ये पाई गई थी। ब्रिटेन में ये बहुत ज़्यादा उन लैम्स में हो रही थी जो उन यूज़ या फीमेल शीप से बॉर्न हुए थे, जो कि अफेक्टेड एरिया में जो फीमेल शीप या यूज़ रह रही थी। ये डिज़ीज़ देखा गया कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स में तो होती है साथ में, लेकिन मदर्स जो है कभी अफेक्ट नहीं होती। अर्लियर ये देखा गया कि डिज़ीज़ जो है ट्रांसमिसिबल नहीं है और कोई वायरस इसको कॉज नहीं कर रहा है, किसी वायरस से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है वो लैम्ब या वो न्यूबॉर्न शीप जिसमें ये डिज़ीज़ हो रही है। बाद में ऑस्ट्रेलिया में ये देखा गया कि जो यंग लैम्स में ये डिज़ीज़ हो रही है उनके जो यूज़ थे उनका ऐश ऑफ लिवर, ब्लड या मिल्क जो है कॉपर में डेफिशिएंट था, और वहाँ का जो पैस्चर था उसमें भी कॉपर की डेफिशिएंसी थी। सो जब प्रेग्नेंट यूज़ को अर्ली प्रेगनेंसी में ही कॉपर रिच पैस्चर से फीड किया जाता था या ऐसे एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता था जहाँ अच्छे से कॉपर रिच पैस्चर है। पैस्चर यानी एक लैंड जहाँ पे ग्रास होती है जिसमें काऊ, शीप और अदर एनिमल्स फीड करते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, कॉपर डेफिशिएंसी हट जाती थी। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर यूज़ को कॉपर सप्लीमेंटेशन दी जाती थी तब भी कॉपर डेफिशिएंसी हट जाती थी। अब बहुत एरियाज़ में ये भी एनालाइज़ किया कि पैस्चर जो है कॉपर में डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ से जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है सोए बैक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो फिर मिल्स ने इस प्रॉब्लम का जो है आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि टोटल कॉपर वैल्यूज़ जो है प्रेशर ऑफ अफेक्टेड लैंड एंड नॉन अफेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री सेम है, लेकिन सोए बैक जहाँ हो रही है वहाँ की प्रेशर्स में क्या है, वहाँ पे जो है वाटर सोल्यूबल कॉपर जो है नहीं है। उन पैस्चर्स में, उस ग्रास में, उस लैंड में वाटर सोल्यूबल कॉपर की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो शायद कॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा उन शीप्स में और सोए बैक डिजीज़ हो रही है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन ऑब्जर्वेशंस को एक लाइन में लेके आई, वरना अभी तक यही फाइट हो रही थी कि कॉपर होते हुए भी ये क्यों डिजीज़ डेवलप हो रही है। तो बेसिकली इन्फरेंस ये निकाला गया कि कॉपर जो है एक ट्रेस एलिमेंट है और उसकी ज़रूरत होती है शीप के फीटस में फॉर फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइलिन। शीप के अडल्ट फॉर्म में इसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती है फॉर द सेम पर्पस। इसको कंपेयर किया गया मैन में होने वाली सबअक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ विटामिन B12 से अरेस्ट किया जा सकता है, ख़त्म की जा सकती है वो डिज़ीज़, या उसको आगे प्रोग्रेस नहीं होने दिया जा सकता। और इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो सबअक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कोबाल्ट जो है एसेंशियल एलिमेंट का काम करता है।
तो ऑफ कोर्स सोएबैक डिजीज़ और सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन के बीच में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस के बीच में कोई रिलेशनशिप या रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन उनकी पैथोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई ट्रेस एलिमेंट या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ हो रही हैं। अब सिंस ये व्यू पॉइंट सामने आया तो कुछ व्यूज़ ऐसे भी आने लगे कि जो डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, ये तो हमें पता ही चल गया अभी तक कि डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस और डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफी के बीच में ज़्यादा कोई पैथोलॉजिकल डिस्टिंक्शन तब तक अराइव नहीं हुआ था। और इसी कारण ये व्यूज़ आ रहे थे कि हो सकता है कि थोड़ी सी कॉपर डेफिशिएंसी वन ऑफ द कॉज हो बायोकेमिकल डिसऑर्डर का, किसी बायोकेमिकल डिसफंक्शन का, जिसकी वजह से डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस हो रहा है। लेकिन क्योंकि कॉपर देने से डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था या कुछ वो ठीक नहीं हो रही थी, ना ही उसके सिम्टम्स अरेस्ट हो रहे थे, तो ये व्यू पॉइंट या ऐसे व्यूज़ ज़्यादा लंबे नहीं चले। और ये व्यू पॉइंट इसलिए भी खारिज हो गया क्योंकि ये देखा गया कि डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में कोई कॉपर डेफिशिएंसी मोस्टली नहीं मिली थी। अब आते हैं कि ब्रिटेन में जो रिसर्च में इन्वॉल्व थे 7 वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर्स 1934 टू 1939, उनमें से 4 लोगों को सिम्टम्स ऑफ सोएबैक डिजीज़ या कह लीजिए या उस वक्त जो है वो साइंस जो है इंडिस्टिंग्विशेबल लग रहे थे डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस से, तो ऐसे सिम्टम्स डेवलप करने लगे। 2 केसेस में डिजीज़ अपीयर टू हैव बिगन इन 1938 एंड 1939 और एक और केस में 1945 में ये डिजीज़ हुई। एक पेशेंट जिन सब में ये डिजीज़ हुई उनमें से एक पेशेंट जो है was engaged on the work from 1934 to 1936 और उसमें ये डिज़ीज़ जो है 1938 में जाके हुई और कोइंसिडेंटली उनकी सिस्टर की डेथ डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस के कारण हुई थी। इन 4 केसेस में से जो कि अफेक्टेड थे, 3 लोग कंसर्न थे हैंडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ ब्लड टिश्यूज, सॉइल्स एंड पास्चर्स, उन शीप के जो बेसिकली सोएबैक डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। 4th जो इफ़ेक्ट हुआ रिसर्चर, वो इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चरल एडवाइजरी ऑफिसर की तरह, और उनका जो कंसर्न है और फील्ड इंक्वायरीज जो है तभी पूरी हो पाती थी जब वो फील्ड पे जाते थे और वो कांटेक्ट में आते थे, हैंडल करते थे बहुत सारे नंबर ऑफ लिविंग केसेस ऑफ सोएबैक डिजीज़। तो अब एक अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि हो सकता है ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती हो और एक वायरल इन्फेक्टिव एजेंट का सस्पिशन लगाया जाने लगा, बिकॉज जो रिसर्च वर्कर्स हैंडल कर रहे थे ऐसे शीप को जिनमें सोएबैक डिजीज़ थी, उनमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे प्रोड्यूस हुए जो कि रिजेंबल कर रहे थे डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस को या खुद सोएबैक डिजीज़ को। तो एक वायरल इन्फेक्टिव एजेंट का सस्पिशन क्रिएट हुआ, लेकिन अभी इसके लिए फर्दर एक्सप्लेनेशन नेसेसरी थी। साथ साथ यदि वायरल इन्फेक्टिव एजेंट जो है प्रूव होता है कि सोएबैक डिजीज़ में एग्जिस्ट करता है, तो कॉपर डेफिशिएंसी का उसमें कितना रोल है और कितना पार्ट प्ले करता है, और साथ साथ क्या मेटाबॉलिज्म में एरर लाता है वायरल एजेंट के प्रेजेंस में, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए थी। इसको कंपेयर किया था रीसस मंकी से, एनालॉगी दी गई थी कि रीसस मंकी को एग्जाम्पल दिया गया कि रीसस मंकी को जब वायरस माउथ से दिया जाता है तो उसको नॉर्मली पोलियोमाइलाइटिस नहीं होता, लेकिन वही सेम रीसस मंकी को जब वायरस माउथ से दिया गया है और एक डाइट डिप्राइव्ड ऑफ पेरिडॉक्सिन दी जाती है, यानी उसको पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी पे रखा जाता है, तो वही रीसस मंकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है पोलियोमाइलाइटिस के इन्फेक्शन से व्हेन द वायरस हैज़ बीन गिवन बाय द ओरल रूट। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उस वक्त नहीं थी डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस या सोएबैक डिजीज़ का उन फार्मर्स और शेपर्ड्स में होने का जो सोएबैक डिजीज़ से अफेक्टेड शीप को हैंडल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। अब वहाँ के केसेस इतने रेयर क्यों थे, इस पे और रिसर्च वर्क की ज़रूरत थी। और तो इस चैप्टर के कंक्लूजन में ऑथर ये बताते हैं कि जो प्राइमरी लीजन है माइलिन शीथ का या प्राइमरी डिस्ट्रक्शन है माइलिन शीथ का, वो
इनिशियल लीजन बन जाता है उन सारे ग्रुप ऑफ डिजीज़ का जो पैथोलॉजिकली ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं थी, सच एज डिफ्यूज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस, जिनको पैथोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जा सकता था। एक जो एक्सप्लेनेशन इनका ये भी हो सकता है कि हो सकता है जेनेटिक फैक्टर या कुछ जीन्स में म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज़ होती हों, या हो सकता है कि ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हों विद पैथोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, या फिर हो सकता है ये एक ही ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हों जिनमें सिम्टम्स अलग थोड़े वेरिएशन लेते हों। और सोएबैक डिजीज़ के बारे में उन्होंने ये कंक्लूड किया था उस वक्त कि वायरल इन्फेक्टिव एजेंट का रोल बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, उसके चांसेस होना उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. So thank you so much for watching this video, and please stay connected, subscribe to the channel, like this video, share this video, leave your opinions in the comment section. Bye bye, take care, thank you so much.